इसके बाद क्या है, कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा है, राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। उसके बाद कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार कोशिकांग कौन सा है, ये तारक होता है, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, बैलगाड़ी के पहिए का आकार का होता है। इसके बाद क्या है, किन किन कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए केंद्र के अंदर तो पाया ही जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे जो कि केंद्र के डीएनए से थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद अगला है, डीएनए में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद क्या है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, वो तालाब के जल से की थी। उसके बाद क्या है कि जो फीमेल क्रोमोसोम क्या होते हैं, डबल एक्स क्रोमोसोम्स जो होता है, यानी कि हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। और इस तरह से जो 23वीं जोड़ी होती है वही निर्धारित करती है कि व्यक्ति का जेंडर क्या होने वाला है, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो जो फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल एक्स होते हैं और मेल क्रोमोसोम एक्स वाई होते हैं। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट। तो याद रखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये यूकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना है, उनको आवश्यकता होती है। और जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, जो दिखते ही नहीं है, तो उनको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उनके शरीर में सिर्फ राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद क्या है कि किन कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ये कोशिकांग होता है जिसके अंदर डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। इसके बाद क्या है कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, तो कोशिका की ऊर्जा कहते हैं एटीपी को, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही एटीपी बनता है डी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया जो इस ऊर्जा का उत्पादन करती है तो वो किस रूप में होता है, वो एटीपी के रूप में होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। और मैंने बताया था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो केंद्रक होता है उसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, तो एक कोशिका के केंद्र में केंद्रक द्रव्य होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति माना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंतर्गत पाए जाने वाले जो एसिड होते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए जो होते हैं, इन्हीं को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए और आरएनए का प्रकृति कैसी होती है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा और वो लिंक टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप जुड़ जाइए और आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर लिंक में जुड़िए और इसका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ और, नोट्स बनाते चलिए। और जो क्वेश्चन का नेचर है, देखिए वो क्वेश्चन का नेचर कैसा रहता है वो आप डिसाइड नहीं करते। जिस तरह से आपको तैयारी का समय मिलता है उसी तरह से जो एग्जामिनर होता है उसको पेपर बनाने का समय मिलता है। तो वो अपने हिसाब से पेपर सेट करते हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि बहुत आसान आ जाएगा क्योंकि आपका फार्मासिस्ट का पेपर है तो बहुत आसान आएगा, ऐसा नहीं होता है। पेपर टफ भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, या मॉडरेट लेवल का भी आ सकता है। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है। और तैयारी सिर्फ अंधे दौड़ की तरह नहीं होती है। तैयारी में आपको उन सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना होता है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं भी पढ़ना होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको एक स्पेशल गाइडेंस के तहत पढ़ना होता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इसका लेवल मैंने हर तरीके से तैयार कर रखा है ताकि आपके पेपर का लेवल कैसा भी है आपके सारे क्वेश्चंस हो जाए। तो इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से नोट्स बना लीजिए, इसको ध्यान से समझिए और इसको सीरियस गंभीरता से लीजिए। क्योंकि देखिए पेपर समर्पण मांगता है। पेपर सिर्फ तैयारी इस बात की नहीं होती कि आपको ज्ञान कितना है, वो ये भी देखता है कि आपने कितना समर्पित होकर के तैयारी किया है। और ये सब कुछ देखने को मिलता है, वही आपका जो 2 घंटे का पेपर होगा उसी 2 घंटे में ही सब कुछ तय हो जाता है कि आप कैसा काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन से पहले कोशिका के नाभिक में डीएनए किस रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। दोस्तों ये क्रोमेटिन होता क्या है, देखिए होता क्या है कि जैसे अगर आप नाभिक देखते हैं तो जो कोशिका का नाभिक होता है
उसके अंदर डीएनए एक धागे की तरह बिखरा हुआ रहता है, धागे की तरह पड़ा रहता है। जिस तरह से आपने एक क्या किया, एक बड़ा सा धागा लिया और उस धागे को पानी के अंदर डाल दीजिए, तो वो जिस तरह से सिकुड़ के पड़ा रहेगा, उसी तरह से ये डीएनए भी पड़ा रहता है। तो डीएनए जब एक धागे की तरह से जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें पड़ा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोशिका का विभाजन होने वाला होता है, तो कोशिका के विभाजन होने से थोड़े समय पहले ही ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये आपस में सिकुड़ जाते हैं, और जब सिकुड़ करके या एक्स शेप में, इंग्लिश के एक्स लेटर की तरह से, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाई लेटर की तरह से दिखने लगते हैं, उस समय हम इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। और हम जानते हैं क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। इसी तरह से जो होता है कि क्रोमेटिन कब होता है, सेल डिवीजन से पहले होता है, और क्रोमोसोम्स कब देखने को मिलता है, जब कोशिका का विभाजन होने वाला होता है। तो जब पूछा जाए कि क्रोमेटिन कहाँ हो जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। पूछा जा सकता है क्रोमोसोम्स कहाँ पर पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। दोनों ही किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम्स कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सर्कुलर शेप का, यानी कि वृत्त के आकार का होता है, यानी कि गोल होता है। इसी तरह से क्या होता है, जीन क्या होते हैं, जीन जो होते हैं डीएनए का भाग होता है। यानी कि जो जब ढेर सारे जीन मिलते हैं, तो जीन के मिलने से एक बड़ा सा जो आपका जो चेन तैयार होता है उसको डीएनए कहते हैं। जिस तरह से एक जंजीर जो होती है, जंजीर की जो चेन होती है छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर के बनी होती है, तो ऐसे ही मान लीजिए जो डीएनए है ये एक बड़ी सी जंजीर है, और जो छोटी छोटी कड़ियाँ हैं वो क्या है, जीन है। तो इसी तरह से जो डीएनए होता है वो जीन से मिलकर के बना होता है। इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम्स कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम्स केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। इसके बाद क्या है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो सामान्य मानव शरीर के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि अगर जोड़े में बात करते हैं तो ये 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद है कोशिक जीव, यानी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। यानी कि कोशिका के विभाजन से ही जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप ही हैं, तो आप कभी बच्चे रहे होंगे छोटे से, है ना, जब आप 1 महीने के रहे होंगे, 2 महीने के रहे होंगे, उसके बाद आपका शरीर इतना बड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ कि कोशिका वृद्धि के कारण ऐसा हो पाया। इसके बाद क्या है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो जन्म के बाद, यानी कि जब तक नहीं होता है तब तक, यानी कि गर्भ में तंत्रिका कोशिकाएं बनती हैं, और तंत्रिका कोशिकाएं जब बन चुकी होती हैं, जन्म के बाद में तंत्रिका कोशिकाओं में कोई भी वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, मैंने बताया था कि इनके अंदर तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से तंत्रिका कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, जिसे आरबीसीज कहते हैं।